Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of it chapter number 17। हमने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में बात की थी जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बनाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात की थी। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के बारे में से आज हम बात करने वाले हैं। सी, सबसे पहले व्हाट डज द नेम सजेस्ट? नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। चलिए लेट अस सी। प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग कैनाल नेटवर्क, स्टॉप सॉइल इरोजन। देखिए मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पे हर एक खेत को पानी दिया जाए, प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड। देखो जितने भी कैनाल के नेटवर्क हैं उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, कैनाल के नेटवर्क को बढ़ाया जाए। सॉइल इरोजन को रोका जाए। नई ट्यूबवेल्स, मतलब नई जो ट्यूबवेल्स होती हैं वो बनाया जाए जिसमें से पानी आप खींच सकते हैं जमीन में से। ट्राइबल एरियाज में, ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता है तो ट्यूबवेल्स बनाया जाए। प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी, मतलब पानी का खारा होना रोकना, ठीक है, वो सारी चीजों के प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं भाई नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके प्रोग्राम के अलावा पॉन्ड्स को डिग करना है, पॉन्ड्स बनाना, वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए पूरी सिस्टम बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, बड़ी बड़ी टैंक्स बनाना जिसके अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं हम। रेन वाटर को कंजर्व करने की बात कर रही हैं तो कंजर्वेशन करना, अफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ पौधे रोपना, कंस्ट्रक्शन लाइनिंग ऑफ कैनाल, कैनाल की लाइनिंग्स बनाना, कैनाल के इर्द गिर्द जो लाइनिंग्स होती हैं जिसमें से पानी फिर पास होता है, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स, रिनोवेशन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ चेक डैम, भाई चेक डैम्स को रिनोवेट करना, चेक डैम्स को रिवाइटलाइज करना, नया बनाना या रिपेयर करना, ये सारी चीजें ये प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू हो गई हैं। इसका मेन एम क्या है भाई? टू प्रोवाइड प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज प्रॉपर वाटर टू द नेटवर्क। तो लोगों को इससे क्या होगा भाई? रूरल एरियाज में लोगों को काम मिलेगा। ये सारी चीजें कौन करता है? रूरल एरियाज वाले लोग ही अपॉइंट किए जाते हैं ये सारी चीजों को करने के लिए। तो लोगों को काम मिलता है और फैमिलीज को भी काम मिलता है और वो पॉवर्टी से बाहर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनेंस प्रोवाइड करा है, ठीक है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बैंक में से आप लोन ले सकते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगर ये सब काम आपको कर रहे हैं। खरीफ क्रॉप्स के लिए कैटल रियरिंग शुरू किया है। फिर फर्टिलाइजर स्टोर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए हैं और सॉलिड स्टेप्स लिए गए हैं इरिगेशन स्कीम्स को बेटर बनाने के लिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट ने भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए शुरू किए हैं। लास्ट 10 सालों से, ठीक है, गवर्नमेंट पॉवर्टी वेलफेयर फेयर वहाँ पे ऑर्गेनाइज करती हैं जहाँ पे फार्मर्स को सेल्फ रिलायंट बनाना सिखा दिया जाता है कि आप अपने आप कैसे काम कर सकते हैं, आप अपने आप फार्मिंग के अलावा कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो वो वहाँ पे सिखाया जाता है। पॉइंट नंबर 4, ई नाम स्कीम। ई नाम, ओके। देखिए, ई मतलब शायद इंटरनेट से रिलेटेड होगा, आपको ऐसा ही लगेगा। यस बेटा, इंटरनेट से रिलेटेड है। देखिए, अंडर दिस प्रोग्राम पूरा एग्रीकल्चर मार्केट जो है जिसमें फार्मर्स वहाँ पे अपनी फार्मिंग जो है वो बेचने के लिए आते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडर वहाँ पे बिड कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडर वहाँ पे भाव रख सकते हैं और वो यहाँ पे खरीद बेच सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? फार्मर्स को सेव करना, ठीक है। जो बीच वाले लोग होते हैं जैसे होलसेलर, ब्रोकर, मीडिएटर, ये बीच वाले जो लोग होते हैं उनको काट दिया जाता है। तो डायरेक्टली फार्मर जो है वो कंज्यूमर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, वो ऑनलाइन ट्रेडर के साथ सीधा ही कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया बात हो गई, बीच वाला जो मार्जिन था वो निकल जाएगा और पैसे जो हैं वो फार्मर के पास जाएंगे और प्रॉफिट होगा। तो ऐसे स्टेप्स लिए हैं एग्रीकल्चर और यील्ड, यील्ड मतलब जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलने के ऐसे स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट ने लिए हैं ई नाम स्कीम के अंदर। फार्मर इन एग्रीकल्चर बिजनेस में रहे, बस यही है हमारा ऑब्जेक्टिव कि फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर छोड़ ना दे, ठीक है, कुछ भी करके। फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत उदय, बेटा ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये याद रखिएगा बेटा। चलिए देखते हैं फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत उदय। देखो, ऐसे प्रोग्राम से, थ्रू सच प्रोग्राम्स, फार्मर ओरिएंटेड प्लान्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट लॉस फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स डैमेजिंग द क्रॉप्स बाय प्रोवाइडिंग देम इकोनॉमिक हेल्प। देखो, ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर
फार्मर ओरिएंटेड प्लान्स बनाए जाते हैं, फार्मर के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। भई वो जो लॉस होता है उनको, या तो कोई वाइल्ड एनिमल क्रॉप्स डैमेज कर देते हैं, या तो फिर कुछ भी कोई भी रीज़न से क्रॉप डैमेज होता है, ठीक है? या उनके कैटल डैमेज होते हैं, कैटल को मार दिया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स कई बार मार देते हैं। तो ऐसे फार्मर्स के लिए एक प्लान बनाया जाता है जिनमें उनको इकोनॉमिक हेल्प दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं फेंस बनाने के लिए, अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए, है ग्रास को ग्रो करने के लिए, जिससे वो अपने कैटल को ग्रास खिला सकें, गाय भैंस को ग्रास खिला सकें। जब ड्राउट आता है, ठीक है, जब प्रॉब्लम का समय आता है, जब पानी नहीं होता है, तो वो समय पे उनको हेल्प की जाए। कैटल शेल्टर बनाने के लिए उनको हेल्प की जाए। कैटल शेल्टर मतलब वो शेड बनाया जाता है ना, जिसमें गाय भैंस रखी जाती हैं। रेन फोरकास्टिंग उनको पता दी जाती है कि भाई रेन आने वाली है, कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और मिनरल रिच रीजन्स यहाँ पे ढूंढे जाते हैं कि जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट और ड्रोन टेक्निक से, मॉडर्न सैटेलाइट और ड्रोन टेक्निक से ये रीजन्स को फाइंड किया जाता है। तो इसके अंदर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये फार्मर बेस्ड है और मेनली फार्मर को हेल्प कर रहा है उसके क्रॉप के लिए। ग्रामोदय टू भारत उदय, आप अगर नाम पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राम का उदय से लेके भारत का उदय। ग्राम मतलब गांव, तो गांव को हम डेवलप करेंगे तो ही भारत डेवलप होगा। ओके, चलिए। प्रोविजन इज मेड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड सर्वे, जमीन का जो भी इंफॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। फिर दे गेट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मेकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रैक्टर, हेल्प इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी। ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, उनको फार्मिंग के अंदर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करने, कोई इक्विपमेंट यूज करने, जैसे ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टर है, तो ये सारी चीजें अगर उनको यूज करनी है तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दिए जाते हैं, लोन दी जाती है, जिससे ये सारी चीजें वो खरीद सके। सब्सिडी के फॉर्म में हेल्प दी जाती है, सब्सिडी मतलब माफी, ठीक है। वो कई सारी चीजों पे माफी दी जाती है, जैसे अगर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में 50% डिस्काउंट दिया जाता है उनको। ये सारी चीजें की जाती है। और एक वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कई सारे प्लान्स बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर कंप्यूटराइजेशन, ऑनलाइन अंदर पूरा सिस्टम बनाने के लिए। फिर फाइनेंस सोसाइटी, सेटिंग अप न्यू टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, पल्सेस, स्पाइसेस। नई लैब टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की जाती है। गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस सोसाइटी एस्टेब्लिश करते हैं, जिससे गांव को पैसे दे सके, वो लोन दे सके। फिर टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाती है, जिससे उनके जो कॉटन है, पल्सेस है, स्पाइसेस है, ये सारी चीजें जो फार्मर्स उगाते हैं, वो सारी चीजों का क्वालिटी मेंटेन कर सके। प्रॉपर मैनेजमेंट ऐसा बनाया जाए कि उसमें फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस मिले। फिर तालाब बनाया जाए जिससे पानी स्टोर कर सके। फिर अच्छा, डीप बाइट रिमूव, उसमें से सॉइल रिमूव करके तालाब बनाया जाए, ड्रॉप्स और साइज इंक्रीज कर सके वो। फार्म पॉन्ड बनाया जाए, कैनाल्स को क्लीन किया जाए, वाटर स्टोरेज को क्लीन किया जाए, रिजर्वायर्स बनाए जाए, डैम्स, ठीक है। उसकी लेंथ बढ़ाई जाए, वाटर टैंक का वापस से रिपेयरिंग हो, चेक डैम्स का रिपेयरिंग हो, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो। तो ये सारी चीजें जो फार्मर के लिए की जाती हैं, उसमें काम किसको मिलता है पता है? फार्मर्स को ही मिलता है और गांव के लोगों को ही मिलता है। ओके, तो फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है यहाँ पे। जब फार्मिंग नहीं होती है, फार्मिंग का समय उनका नहीं होता है, तब काम उनको चाहिए, तो ये काम दिया जाता है जो उनके ही बेनिफिट के लिए होता है, तो वो लोग तो ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट पैसे भी उनको देती है ये काम का। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जो गांव वाले लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह पे जब फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब ये सारी चीजें की जाती हैं जिससे उनको काम मिले, पैसे कमाने का मौका मिले। वहीं समय पे एक परमानेंट प्रॉपर्टी सेटअप हो जाती है, जैसे डैम्स हैं, चेक डैम्स, ट्यूब वेल्स, फिर पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स, डैम, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाती हैं, ठीक है, जिससे उनको ही हेल्प मिलने वाली है फ्यूचर में। तो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ट्राई कर रहे हैं भाई फार्मर्स को बचाने के लिए, कि वो जो उधार उन्होंने लिया है, गवर्नमेंट से लोन लिया है, ठीक है, तो वो पूरा भर सके, एज वेल एज वो अपना घर चला सके, जब फार्मिंग वो नहीं कर रहे होते हैं या फार्मिंग की सीजन नहीं होती है तब। नाम से ही पता चलता है ग्रामोदय टू भारत उदय।
तो अगर ग्राम का डेवलपमेंट होगा, अगर विलेज का, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होगा, तो भारत का डेवलपमेंट होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, भाई ज्योति से तो मुझे एक ही चीज पता चलती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय तो नाम है, दीन दयाल, ओके, पुअर पीपल, पुअर फार्मर्स, ओके। This plan is an effort to supply electricity to the rural areas without any hindrance. तो भाई ये प्लान जो है वो ऐसा प्लान है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए रूरल एरियाज में विदाउट एनी हिंड्रेंस, स्टॉप नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस 24/7 डे एंड नाइट उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले उनके घर में, उनके फार्म में, बहुत ही कम रेट के ऊपर। ठीक है, नई लाइंस बनाई जाती है, 18,000 विलेजेस में नई लाइंस बनाई जा चुकी है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अब इलेक्ट्रिसिटी है। फिर नए इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन डेवलप किए जाए और फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करी जाए कि उनको जो इक्विपमेंट जरूरी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो चीजें वो खरीद पाए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, सो दैट पुअर फार्मर, जो गरीब फार्मर्स हैं, ठीक है, वो उनको सपोर्ट किया जाए, ठीक है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो क्या होगा भाई, जो पुअर फार्मर्स है उनको एक सपोर्ट मिलेगा, उनकी इनकम इंक्रीज होगी, सब्सिडी उनको प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स अगर उनको परचेज करने हैं तो वो भी प्रोवाइड की जाती है। पता है आपको, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली एक या 1.5 साल के पहले गुजरात गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी अनाउंस की थी सोलर पैनल्स के लिए, सोलर सोलर इक्विपमेंट्स के लिए। उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो फार्मर्स अपनी जमीन खेती के लिए नहीं यूज करते हैं, सुनिए ध्यान से, जो फार्मर्स अपनी जमीन खेती के लिए नहीं यूज करते हैं वो फार्मर्स सोलर सोलर पैनल लगा सकते हैं अपनी खेत के अंदर। जिससे क्या होगा, उनको अपने फार्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मौका मिलेगा, और एक बात, वो इलेक्ट्रिसिटी अब बेच पाएंगे। क्या कर पाएंगे बेटा? बेच पाएंगे। अब फार्मर्स अगर उनके फार्म में जो जो ऐसे ऐसी जमीन है जहां पे कुछ उग नहीं रहा है, या ऐसी जमीन पे जहाँ पे खेती नहीं हो रही है, वहां पे सोलर पैनल लगा के पैसे कमा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी जो प्लान है वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, चीफ मिनिस्टर ने किया है। तो सोलर एनर्जी भी एक बहुत बढ़िया एनर्जी है, और वो वैसे तो हमारे लिए फ्री ही है सोलर एनर्जी। उससे पैसे कमाने का मौका फार्मर्स को दिया गया है। तो एक बहुत बढ़िया प्लान बना है जिससे फार्मर्स जो है वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आ सके। ठीक है, सोलर पैनल्स आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सोलर पैनल्स को। हर मतलब कोई भी बड़ा घर है या कोई भी बिल्डिंग है तो वो अग्रीमेंट करके वो सोलर पैनल्स को लगवा सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 50% 60% कम कर सकते हैं। तो एक बढ़िया बात है। ऊपर से गवर्नमेंट तो ये प्रोवाइड कर रही है कि आप सोलर पैनल्स यूज करिए, आप उसमें से कुछ यूनिट्स अगर यूज नहीं कर पाते हैं तो वो यूनिट्स वो ले लेंगी, आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो एक बढ़िया बात हो गई। ये स्कीम से क्या होगा भाई, जो गरीब फार्मर्स है जिनकी जमीन तो है लेकिन कुछ उगा नहीं पा रहे हैं, तो ये सोलर पैनल्स लगा के वो पैसे कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, चलिए नंबर 3 तक हमने देख लिया। नंबर 2, ओके। नंबर 4, सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु। वन बंधु मतलब ट्राइबल लोग जो कहाँ पे रहते हैं, आदिवासी लोग, कल्याण योजना, उनका भला किया जाए फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। देखिए, आदिवासी वुमेन आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर लाइफ स्टॉक रियरिंग अंडर कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। आदिवासी वुमन जो होती है, ठीक है, जो दूर दराज फॉरेस्ट में रहते हैं या ऐसे एरिया में रहते हैं जो एकदम बैकवर्ड हैं, ओके, दे आर नॉट मच डेवलप, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है कि भाई कैसे गाय भैंस बकरी भेड़ ये सारी चीजों को आप रख के उसको रियर कर सकते हैं, उसको यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं, ये उनको सिखाई जाती है। ऑब्वियसली गाय भैंस जो है वो, गाय भैंस बकरी जो है, ठीक है, ये सारी चीजों का जो दूध है वो यूज होता है, राइट। तो डेयरी डेवलपमेंट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसके अंतर्गत इनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो लोग पैसे कमा सके, ठीक है, वो बेच के। अच्छा, ओके, क्रीपर क्रॉप्स को और एग्रीकल्चर के प्लांटेशन के अंदर क्रीपर क्रॉप्स जो होते हैं, जो डालियां वाले क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो डालियों पे उगते हैं, जैसे टमाटर हैं या तो फिर ब्रिंजल ब्रिंजल है या फिर कोड़ा है, इंग्लिश में कोड़े, पंपकिन है,
तो ये सारी चीजें जो है वो क्रीपर क्रॉप्स के अंदर आती हैं। इसका एग्रीकल्चर, इसका प्लांटेशन करने का वो सिखाते हैं वहाँ पे, कैसे डेवलप करना चाहिए उसको, कैसे पंडाल बनाते हैं। पंडाल एक्चुअली एक दुर्गा पूजा के अंदर यूज किया जाने वाला एक चीज है, ठीक है, वो बढ़िया चीज होती है। तो वो कंस्ट्रक्ट करना सिखाते हैं, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाते हैं उनको, पैकेजिंग सिखाते हैं, ये सारी चीजें उनको सिखाते हैं आदिवासी वुमन को, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, वो पैसा कमा सके, ठीक है। समरस हॉस्टल्स और स्मार्ट आश्रम्स भी एस्टेब्लिश हुए हैं। समरस एक टाइप के हॉस्टल हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं जो सीखना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वहां पे रह के वहां पे पढ़ सकते हैं वो लोग। और स्मार्ट आश्रम्स बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 5, एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर डाल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इन दिस हेल्पिंग फार्मर्स इन रजिस्ट्रेशन, पेइंग फीस, हेल्पिंग इन परचेजिंग फार्म प्रोडक्ट्स, अरेंजमेंट। मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। इसके अंतर्गत एनकरेजमेंट दिया जाता है, उसके अंतर्गत फार्मर्स को हेल्प की जाती है रजिस्ट्रेशन करने में, फीस पे करने में, या कोई फार्म प्रोडक्ट्स उनको खरीदनी है उसके अंदर हेल्प की जाती है। ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, पैसा प्रोवाइड किया जाता है, उनको लो रेट पे लोन दिया जाता है। एक प्रॉपर मार्केट सेटअप किया जाता है जिसके अंदर वो ले बेच सके। उसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोडक्ट प्रोटेक्शन की भी बातें वो बताते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्चा कैसे कम करे वो भी उनको बताया जाता है। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक बहुत ही बढ़िया टाइप का फार्मिंग होता है। हम चैप्टर नंबर 10 में इंडिया एग्रीकल्चर के अंदर ये चीज पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। लेकिन देखो, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये तो हम फार्मिंग के अंदर यूज करते हैं जिससे हमको बहुत ही नुकसान होता है, ठीक है। एज अ ह्यूमन हमको ये चीजों से नुकसान होता है। हमारी जो हमारा जो बॉडी जो है, ठीक है, वो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वाले जो ग्रेन्स होते हैं वो पचा नहीं पाते हैं, और कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंसानों को लग जाती हैं। पहले के जमाने में इतनी सारी बीमारियां नहीं थी, ठीक है। अभी ये कितनी सारी प्रकार की बीमारियां आ गई हैं यार। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर खर्चा भी कम कर सकते हैं वो। देखो, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीजों को यूज करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं भाई उनको। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक चीजें यूज करे, जैसे काऊ डंग, ठीक है, जैसे छाछ, बटर मिल्क, ये सारी चीजें जो है, बटर मिल्क जो है वो एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर होता है। फिर काऊ डंग जो है वो भी एक फर्टिलाइजर, अच्छा सा फर्टिलाइजर मैन्योर के रूप में वो यूज होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप यूज करके थोड़ा कुछ खर्चा बचा सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, कोई केमिकल वेमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक बढ़िया चीज है। तो बहुत ही बढ़िया चीज लॉन्च की है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं भाई। चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। भाई चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री गांव रोड को क्या बोलते हैं, रास्ते, स्कीम। चलिए देख लेते हैं। अंडर दिस प्लानिंग इज डन रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड टू रोड। इसके अंतर्गत प्लानिंग किया जाता है भाई, जो विलेज के रोड्स होते हैं उनका। विलेज पंचायत जो है वो उनको मदद दी जाती है एक विलेज को दूसरे विलेज से कनेक्ट करने के लिए, हाईवे से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं इसके अंतर्गत। पॉइंट नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मां अन्नपूर्णा योजना। मां अन्नपूर्णा योजना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। इसके प्रोग्राम में जो एब्सोल्यूट पुअर हैं, जो एब्सोल्यूट पीपल हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं सिटीज और विलेजेस में, उनको हर महीने 35 किलो का फूड ग्रेन्स दिया जाता है, ओके। आप देख सकते हैं पिक्चर में वो भाई जो है वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 35 किलो के फूड ग्रेन्स उनको हर महीने दिए जाते हैं गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मिडिल क्लास के जो गरीब लोग होते हैं उनको लो रेट पे 5 किलो के फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं। उसके अंदर व्हीट का जो भाव है वो 2 रुपए पर किलो, 3 रुपए पर किलो, इतना कम होता है, ठीक है। और फेयर प्राइस शॉप्स पे ये सारी चीजें मिलती हैं। देखो, ये स्कीम के अंतर्गत 3.82 करोड़ लोग, 3.82 करोड़ पीपल, उन्होंने ये स्कीम का फायदा उठाया है। दिस इज नोन एज फूड सिक्योरिटी, ओके। इसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। इस पे जो वो लोग पैसा खर्च करते हैं खाने खरीदने में, खाना खरीदने में, या फूड ग्रेन्स खरीदने में, या उनको जो चीज जरूरी है वो चीजों को खरीदने में, वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं
वो बच जाएगा, ठीक है, वो बच जाएगा। तो बस गवर्नमेंट का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लोग खुश रहें, ठीक है, क्योंकि अब वो पैसा जो खाने में वो डाल रहे थे, वो अब उनको दूसरे चीजों में डालने का मौका मिलेगा। मतलब आप खाने के अंदर अगर 5,000 रुपए महीने डाल रहे थे, तो अब इतना 500 रुपए ही डालना पड़ेगा, तो 4,500 रुपए जो है वो बच जाएंगे आपके, वो आप लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 8, संसद आदर्श ग्राम योजना। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू स्टॉप माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटी। एक आदर्श गांव, आदर्श मतलब एक प्रॉपर, एक आइडियल विलेज, ये जो है वो सेटअप करने की बात है यहाँ पे। ये ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसका? जो लोग विलेजेस से सिटी में माइग्रेट हो जाते हैं, जो लोग विलेजेस से सिटी में आ जाते हैं, ठीक है, वो लोगों को रोकना विलेजेस के अंदर। कैसे रोकेंगे? देखिए, इसके लिए जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज वो विलेज के अंदर ही प्रोवाइड करना शुरू किया है। उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उनके पावर के अंदर जितना एरिया आता है उसके अंदर ही एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, ये सारी चीजों को प्रोवाइड करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब क्या होगा? जो लोग बाहर एजुकेशन के लिए जाते थे, हेल्थ के लिए बाहर जाते थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाते थे, सिटी में जाते थे, वो वहां पे नहीं जाएंगे, वो विलेजेस में रहेंगे क्योंकि वो नजदीक पड़ेगा, राइट? तो विलेजेस के अंदर ही लोग रहेंगे और एक प्रॉपर सेटअप होगा जिससे एक आइडियल विलेज बनेगा, एक बढ़िया विलेज बनेगा। इसके अलावा परमानेंट पब्लिक असेट्स बनाना। परमानेंट पब्लिक एसेट्स मतलब जो लोग यूज कर सके, ठीक है, ऐसे परमानेंट पब्लिक एसेट्स बनाना। जैसे मान लीजिए कि कोई हॉल है या मैरिज हॉल है या कोई शमशान है, तो परमानेंट पब्लिक एसेट्स बनाना, एक गुड लाइफ की अपॉर्चुनिटीज लोगों को देना, रूरल अपलिफ्टमेंट करना, कल्चरल हेरिटेज का ध्यान रखना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, लोगों के साथ रह के ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ये सारे जो पॉइंट हैं वो आदर्श ग्राम योजना के अंदर हैं। ओके, चलिए, पॉइंट नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर से मैं ये बोल रहा हूं, मनरेगा। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर इसका नाम गलत ले लिया था, है, नन मेगा बोल दिया था, कुछ नन मेगा बोलिए, मनरेगा। मनरेगा, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उनको उनका फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था, महात्मा गांधी योजना ऐसा उन्होंने बोल दिया था। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखो, इसका नाम पढ़ेंगे ना तो महात्मा गांधी तो आपको पता है, नेशनल रूरल, देश में जितने भी गांव हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देना। गारंटी मतलब एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे जाते तो पैसे देना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम हैज बिकम पॉपुलर विद द स्लोगन अवर विलेज अवर वर्क, हमारा गांव हमारा काम, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट, ये जो मनरेगा प्रोग्राम है वो बहुत ही पॉपुलर बन गया है। उसका स्लोगन जो है वो क्या है? हमारा गांव हमारा काम, अवर विलेज अवर वर्क, और रीजनेबल प्राइस पे। मनरेगा का ऑब्जेक्टिव एक ही है भाई, जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो फैमिलीज रूरल एरिया में है, जो एडल्ट रूरल एरिया में रह रहे हैं, वो फिजिकल लेबर कर सकते, अगर अनस्किल्ड है, ठीक है, अगर उनको कुछ आता नहीं है, अनपढ़ है या अनस्किल्ड है, उनको कुछ ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, तो वो फिजिकल लेबर कर सकते हैं, वो मेहनत कर सकते हैं, हाथ पांव चला सकते हैं। इसके मुताबिक उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई जिसमें हर एक मेंबर ऑफ द फैमिली को, फैमिली में एक मेंबर को गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। मतलब वो गारंटीड 100 दिन तक काम दिया जाएगा, या अगर काम नहीं दिया जाएगा वेज दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा 100 दिन तक, दिन के 7 घंटे, ठीक है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन तक उनको गारंटीड पैसे दिए जाएंगे या गारंटीड काम दिया जाएगा जिससे वो पैसे कमा सके। अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे सकते तो वो पैसे देंगे। The government has fixed the wage rate accordingly, it pays daily wages। तो गवर्नमेंट ने एक वेज रेट नक्की किया है, एक वेज का कितना पे करना है वो डिसाइड कर दिया है, और वो डेली वेजेस पे कर रहे हैं। अगर लोग काम मांग रहे हैं और गवर्नमेंट काम नहीं दे पा रहा है, गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, तो एज पर रूल गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। देखो, ये अगर चल गया, ठीक है, तो विलेजेस डेवलप होंगे, मतलब ये चालू ही है ये काम, विलेजेस डेवलप होंगे। पर्सनल टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करना, विलेजेस को डेवलप करना, पर्सनल वेल्थ बनाना है, लैंड प्लान, जो जमीन है उसको सपाट बनाना फार्मिंग के लिए,
फिर प्लांट्स ग्रो करना, हॉर्टिकल्चर डेवलप करना, प्लांट्स ग्रो करना, इंद्र आवास योजना के अंदर लेबर वर्क मिलना, घर बनाने के लिए लेबर वर्क मिलना है, कैटल शेड बनाना, जो कैटल रखे जाते हैं उसका वो पूरा शेड बनाना, वो पूरा ऑर्गेनिक खातर बनाने का काम, फिर कॉक्स और गोट्स के लिए शेड बनाना, ड्राइंग फिश के लिए यार्ड बनाना, कैनाल का क्लीन करना, काम करना वाटर स्टोरेज का, ट्री प्लांटेशन करना रोड के आजू बाजू। भाई ये सारी चीजें काम जो हैं वो दी जाती हैं गांव वालों को या ऐसे एम्प्लॉइज को या ऐसे फैमिली वाले एक इंसान को जो हाथ पैर चला सकता है, भले ही अनपढ़ हो, भले ही अनस्किल्ड हो, लेकिन हाथ पैर चला सकता है। तो ये सारी चीजें उनको काम में दी जाती हैं। गारंटी कर रहे हैं वो डेफिनेट वेज देंगे, वो एक गारंटी है कि वो डेफिनेट वेज देंगे, ठीक है, हर एक फैमिली को। गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है भाई ये काम करके कि वो पुअर पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सके ये प्रोग्राम के अंतर्गत। ओके, ये है हमारा मनरेगा। पॉइंट नंबर 10 मिशन मंगलम, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 10 से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बेटा मैंने लास्ट टाइम में बताया था, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन, रीड द चैप्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल हेयर अगेन। एक बार ये चैप्टर स्टार्टिंग से लेके यहां तक पढ़ लीजिए। मैं समझता हूं आपको सब समझ में आएगा। समझ में आया? कैसा बोला मैंने? भाई आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, पहले से यहां तक पॉइंट नंबर 9 तक, मनरेगा तक, फिर से एक बार फोकस के साथ सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए। भले ही आपको आता है, भले भी समझ में आ गया हो, एक बार और पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा पता है, रिवाइज हो जाएगा 70%। ओके, पॉइंट नंबर 10 से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।